हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, तो हमने वादा किया था कि हम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों का यह पहला सेट है, जिसमें 25 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु हरिकिशन को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को या फिर गुरु अर्जुन देव को? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। मैं जितने भी पॉइंट्स लिखते जाऊंगा आप लोग उसे नोट करते जाएंगे। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो सिखों के 5वें गुरु थे। दरअसल क्या हुआ था, 1606 ईस्वी में खुसरो, जो कि जहांगीर का पुत्र था, तो खुसरो की सहायता करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है। अब देखिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु नानक देव ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, गुरु नानक देव ने। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? बताइए, पूना पैक्ट जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? गांधी व मैकडोनाल्ड के बीच, गांधी जी और क्रिप्स के बीच, अंबेडकर और मैकडोनाल्ड के बीच या फिर गांधी और अंबेडकर के बीच? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है। कब हुआ था पूना पैक्ट? तो पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 में। ठीक है, 26 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि हिंदू दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था थी उसे रद्द कर दी जाती है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम जो कि अंग्रेजी वाला था, वंदे मातरम अंग्रेजी वाला जो था, उसके प्रथम संपादक कौन थे? बताइए। ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, आर एन टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रास बिहारी बोस। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित हुआ था, इसके प्रथम संपादक जो थे वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है। अब देखिए, वंदे मातरम गीत जो है इसे सबसे पहले 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है। और यहीं पर जो है इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। और वंदे मातरम गीत जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। और गीत गाने की अवधि यानी कि वंदे मातरम जो है इसे गाने की अवधि कितनी है? तो वो है 1 मिनट और 5 सेकंड। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्न में से किसने की थी? हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, इसकी संस्तुति निम्न में से किसने की थी? ठक्कर आयोग ने, आयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। अब मूल कर्तव्य जो थे इसे ऐड करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ठीक है। और याद रखना है आप लोगों को, इसके तहत हमारे संविधान में एक नया भाग 4 का क जोड़ा गया था। ठीक है, या फिर 4 का ए भी आप इसे बोल सकते हैं। और अनुच्छेद 51 का ए शामिल किया गया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या होता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया जाता है, और जिसके लिए एक नया भाग 4 का क ऐड किया जाता है, साथ ही अनुच्छेद 51 का ए भी ऐड किया जाता है।
ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंडे में यानी एग में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। बताइए, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप लोग लिख लेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जो है सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ठीक है, वैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, ठीक है, संतरा, इन सब फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। बताइए, चीनी यात्री फाहियान जो था वह किसके शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम था विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी, जिसके कारण इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद देखकर अचंभित हो गया था और उसने कहा था कि यह जो राजप्रसाद है यह कोई देवदूत या फिर राक्षस द्वारा निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट में देकर पूछा जाता है। तो फाहियान ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देखकर कि यह कोई देवदूत या फिर राक्षस द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। यानी कि युद्ध का जो बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसका संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने समय में? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 4 महीने में? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने में। है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले लागू हुआ था। बताइए, शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? हमारे ऑप्शन है भारत में, रूस में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप लोगों को ईयर याद रखना है, 1970 में सबसे पहले पीटर ए आयर द्वारा, ठीक है, पीटर ए आयर द्वारा शून्य आधार वाला बजट अमेरिका में पेश किया गया था। और शून्य आधार वाला बजट जो होता है इसे हम लोग सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे पहले 1987-88 में शून्य आधार वाला बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? पूरी दुनिया में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बताइए, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सोलोन को, अफलातुन को, हिप्पोक्रेटस को या फिर सुकरात को? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर, किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया था? बताइए, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया था? हमारे ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बताइए, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में, मथुरा में, वृंदावन में या फिर बेंगलोर में?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। मैसूर कहाँ है? तो मैसूर आपको कर्नाटक राज्य के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर कर्नाटका में स्थित है। अब आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे, जैसे कि हिलती मीनारे। हिलती मीनारे कहाँ पे हैं? तो हिलती हुई जो मीनारें हैं वो है आपको अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। फिर आप लोगों को याद रखना है एक कानपुर महल। कानपुर महल याद रखना है। कानपुर महल कहाँ पर है? ये है आपको धौलपुर राजस्थान में, ठीक है, धौलपुर राजस्थान में। एक याद रखना है आप लोगों को रानी की बारी। ये कहाँ पर है? ये है बूंदी राजस्थान में, ठीक है, बूंदी राजस्थान में। और फिर एक याद रखना है आप लोगों को आना सागर। आना सागर कहाँ है? तो आना सागर जो है ये भी अजमेर राजस्थान में। ठीक, इतने आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। यानी कि लक्षद्वीप जो था वह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। बताइए, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह उदाहरण है किसका? मौर्य कला का, गुप्त कला का, गंधर्व कला का या फिर चोल काल कला का? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल कला का। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो जो चोल साम्राज्य था इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। और चोल साम्राज्य था इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो इसका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था ना वो आप लोग याद रख लेंगे, कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? बताइए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? पर्सिया का, अफगानिस्तान का, इराक का या फिर तुर्की का? बताइए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान का। ठीक है, याद रखना है मोहम्मद गोरी जो था इसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने 1175 में, जहाँ पर इसे हार झेलना पड़ा था। फिर याद रखना है भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय भी इसे दिया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय, मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है इसे। ठीक है, और फिर आप लोग एक याद रखेंगे, तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन युद्ध, वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और आप लोग एक कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते होंगे, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था? पानीपत में के कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से पूछा गया कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या फिर 1764 में? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। ठीक है, 1761 में क्या होता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 1526 में होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में होता है, और तीसरा कब होता है? 1761 में। और 1764 में क्या होता है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। बताइए, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं बांसुरी वादक हैं, हिंदुस्तानी गायक हैं, सितार वादक हैं या फिर ओडिसी नर्तक हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक हिंदुस्तानी गायक है और सन 2008 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, सन 2008 में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति या फिर जलियांवाला बाग। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, न्यू जानते ही होंगे आप लोग, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो अज्ञात सैनिक मारे गए थे यानी शहीद हुए थे, उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है, और याद रखना है आप लोगों को, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, इसका डिज़ाइन किसने किया था। तो इसका डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। बताइए, सीएम दीदी रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। तेलंगाना में, राजस्थान में, बिहार में या फिर झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। बताइए, जब अकबर शासन कर रहे थे उस समय राजस्व प्रणाली सिस्टम जो थी वह किसके हाथों में थी। बैरम खान के, मान सिंह के, बीरबल के या फिर टोडरमल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल के। टोडरमल जो था वह अकबर के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान वित्त मंत्री के पद पर भी था। ठीक है, और अकबर ने इसे राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, राजा की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। बैरम खान कौन थे। तो बैरम खान जो थे इन्होंने 1556 से 1560 तक अकबर के ये संरक्षक रहे थे। ठीक है, और मानसिंह जो थे ये अकबर के सेनापति थे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के बाद 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो गई थी। बताइए, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के दौरान 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी। अलेक्जेंडर किसका नाम था। सिकंदर का, विश्व विजेता सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत लौटने के बाद 323 बीसी में कहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। हाइडेस्पीज में, आहिंद में, एथेंस में या फिर बेबीलोन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो है यह किसका शिष्य था। तो इसके जो गुरु थे वो कौन थे। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, यानी कि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और याद रखना है इसका सेनापति कौन था। तो सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल था यह मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार वाला है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जो बिना तार वाला है। गिटार, सितार, ट्रम्पेट या फिर वायलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए, गिटार जो है इसमें भी वायर होते हैं, सितार जो होते हैं इसमें भी वायर होते हैं, और वायलिन जो होते हैं इसमें भी वायर होते हैं। यानी कि बच जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वायर नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो है वह बिना तार वाला वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। बताइए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। हीनयान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा, वैष्णव संप्रदाय द्वारा या फिर शैव संप्रदाय द्वारा। तो चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात है वो ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। बताइए, सलार जंग संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ में या फिर मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। गरबा नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या फिर घुरला नृत्य। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, घूमर नृत्य कहाँ का है? घूमर नृत्य जो है ये याद रखेंगे आप लोग, राजस्थान का है। एक आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, फाग, ये कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा का है और यह महिलाओं का नृत्य है। एक है गरबा, गरबा कहाँ पे है? गरबा गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। और फिर याद रखेंगे आप लोग एक कजरी, कजरी कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। और एक आप लोग याद रखेंगे गिद्धा, गिद्धा जो है यह पंजाब का नृत्य है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।